ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगा उसमें इक्वालिटी हम कैसे रहेगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला है कि वही सेम चीज़, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीज़न। अब देखो यहाँ पर भी मैंने सिटीज़न लिखा है ना, तो ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट, ये किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, इसके पहले वाला जो था 15 वो भी किसके लिए था? सिटीजन के लिए था, लेकिन जो 14 था वो सबके लिए था। ठीक है, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन ग्राउंड्स पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब वो स्टेट जब देगी, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स जो है, ठीक है, उसमें इन ग्राउंड्स पे क्या नहीं करना है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस ग्राउंड्स पे। तो इसका मतलब कुछ ग्राउंड्स ऐसे होंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा। कुछ ग्राउंड्स ऐसे होंगे जिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा। तो वो कौन कौन से ग्राउंड है? सबसे पहला है तुम्हारा परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के बेसिस पे, मतलब जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में बैठा है बोलेगा मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, उसके कुछ मार्क्स भी तो आना चाहिए ना उसका। ठीक है, तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। सेकंड है तुम्हारा फिजिकल फिटनेस पे, ये ज़्यादातर पुलिस सर्विसेज में होता है। ठीक है, हाइट, हेल्थ वगैरह उसमें देखा जाता है। ठीक है, और थर्ड है तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। अब ऐसा नहीं है, देखो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में इतने लोग हैं ना कि अगर हम इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे तो हर दूसरा इंसान जाके बोलेगा कि मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फिल्टर हम पहले ही कर लेते हैं, और इतने फिल्टर करने के बाद भी लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं ना। ठीक है, उसमें से फिर कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? इन द परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। ठीक है, जैसा कि उनका परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे। ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पे हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इन ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हम नहीं, मतलब स्टेट। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ। लेकिन सेम चीज़ अभी आने वाली है, वो है तुम्हारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, स्टेट कैन डू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला है तुम्हारा, मतलब अभी रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 16। ठीक है, तो देखो, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, सिर्फ ये दो स्टेट ऐसे हैं जो कि प्लेस ऑफ बर्थ पे क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ का, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिसके पास डोमिसाइल है उनको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना में, ठीक है। अभी ये सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है। मतलब लोकल्स के लिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है कि लोकल्स के लिए कुछ क्या है, रिजर्वेशन है, ठीक है। स्टेट सर्विसेज में लोकल्स के लिए क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखो कास्ट के बेसिस पे भी ना रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट में ऑलमोस्ट मान लो 20%, 20 भी नहीं 10% मान लो, ठीक है। 10% कोई सर्टेन कम्युनिटीज़ के लोग हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन 10% है और बाकी की 90% जो है मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और कोई कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10% है, ठीक है। लेकिन अब उस स्टेट के सर्विसेज में उनका जो वो है कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट मान लो 6% है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है मतलब जो स्टेट है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकती है कि इनका जो जितना पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है उतना ही इनका सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन बढ़े, ठीक है। तो इसको 6 से 10 करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। कौन? स्टेट, ठीक है। स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सेकंड एक्सेप्शन है किसका? देखो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना ने क्या किया है कि लोकल रिजर्वेशंस किए हैं, ठीक है। तो देखो इस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक कम्युनिटी है जो 10% पे है, ठीक है, कोई एक कास्ट है मतलब, ठीक है, जो कि जिसकी पॉपुलेशन 10% है किसी स्टेट में, ठीक है, और उस स्टेट के सर्विसेज में उसका जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 6% लोग को वहाँ पर जॉब है, मतलब 6% लोगों को वहाँ पे जॉब मिला है स्टेट में। तो उस इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो, ये हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन स्टेट कैन ऑल्सो स्टेट कैन डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कैसा है। अच्छा, वक्फ बोर्ड सुने हो? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड इस बोर्ड में ना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं। वक्फ बोर्ड क्या होता है कि जो एक ये बॉडी है, ठीक है, जो भी मुस्लिम्स लोग डोनेशन देते हैं, ठीक है, तो जो भी डोनेशन देते हैं उनका उसको मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब एक अकाउंट्स रखता है उसका कि कहाँ से कितना डोनेशन आया, ठीक है, और उसको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो उस डोनेशन को मेंटेन करता है। तो वक्फ बोर्ड जो है, और ये ना सिर्फ मुस्लिम के फिर वेलफेयर के लिए यूज़ होता है ये जो पैसा है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ये, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई हिंदू टेम्पल का कोई वो है ट्रस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो उस ट्रस्ट के जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वो हिंदूज़ होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जेन्युइन सी बात है कि अगर कोई मुस्लिम को हम वहाँ पे ट्रस्ट का मेंबर कोई भी नहीं बनाना चाहेगा, ठीक है। हालांकि अगर इतनी लिबरल हमारी सोच है तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था किसका? आर्टिकल 16 का। अब देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे करेंगे हम? सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए करेंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हमको करना है वो किसके लिए करेंगे, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए करेंगे, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास कौन कौन है ये हमको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन है बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ था, हाँ मतलब उसमें भी तो बहुत सारे वो होते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कमीशन बना था 1953 में, ठीक है। एक कमीशन बना था 1953 में, ठीक है। किसका कमीशन था वो, काका कालेकर का, ठीक है, काका कालेकर। काका कालेकर कमीशन ने क्या बोला था कि हाँ ये 1953 में कमीशन बना, 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है। तो उनके रिपोर्ट में क्या था कि 2399 बैकवर्ड क्लास उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। 2399 बैकवर्ड क्लास उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और इसमें से भी 837 जो थे वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसमें इस बैकवर्ड क्लास में फीमेल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। फीमेल्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस बैकवर्ड क्लास। और उन्होंने रिकमेंड किया 70% रिजर्वेशन, इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड क्लास जो है, इस बैकवर्ड क्लास को ऑलमोस्ट कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 70% रिजर्वेशन। कहाँ पे, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। लेकिन देखो 70% जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना ना कि 70% रिजर्वेशन, उनके भी कान खड़े हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो पूरा कमीशन था, इसके पूरे कमीशन का जो गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कौन सा कमीशन आता है और उसने क्या रिपोर्ट दी है। ठीक है, ये हो गया। देखो अब काका कालेकर ने की कमीशन ने रिपोर्ट दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, ठीक है, कौन से जजमेंट में, 1963 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो रिजर्वेशन है वो किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रिजर्वेशन है वो किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे तुम ST SC को दो, OBC को दो, ठीक है, या किसी को भी दो, फीमेल को भी दो, ठीक है। ये सारे रिजर्वेशन मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा ना। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आता है, मंडल कमीशन। सुना है इसका नाम? ठीक है, ये आता है 1979 में, 1979 में। तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1980 में सबमिट होती है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या रहता है, तो मंडल कमीशन ने भी ना कुछ बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि ऑलमोस्ट, जैसे ये टोटल पॉपुलेशन है, तो टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 52%, अगर ये टोटल पॉपुलेशन है तो ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन का 52% जो है वो क्या है, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। 52% क्या है, बैकवर्ड क्लास है। तो इसमें सारे बैकवर्ड क्लास को उन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि इस बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, इस बैकवर्ड क्लास को, ये बैकवर्ड क्लास मतलब ऑलमोस्ट OBC वाले थे, ठीक है।
तो इनको ऑलमोस्ट 27% रिजर्वेशन आपको देना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो 50% वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? ओबीसी को यहाँ मिल रहा है 27% रिजर्वेशन। ठीक है, एसटी और एससी को यहाँ मिल रहा है 15%। ठीक है, और यहाँ मिल रहा है 7.5%। ठीक है, तो ये टोटल जो होता है कितना होता है टोटल इसका देखो कितना होगा, ऑलमोस्ट 49.5, यानी कि जनरल्स के लिए कितना बच रहा है अभी 50.5। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इस जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट को कंसीडर किया गया। ठीक है, और उसके बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। ठीक है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी 1980 में। ठीक है, सॉरी 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी को क्या मिलने लगा, रिजर्वेशन मिलने लगा। ठीक है, 27%। ठीक है, हो गया, लिख लिए, लिख लो द रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी। रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी। ठीक है, किसने करवाया, वीपी सिंह की गवर्नमेंट में 1990 में। ठीक है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इस कमीशन को लागू किया। ठीक है, (1990) में वीपी सिंह ठीक है, उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए किस चीज़ के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए किस चीज़ के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, तो पहला इनका बोलना ये था, किसका, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का। सेकंड इनका बोलना ये था कि जो बैकवर्ड क्लास नहीं है, मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। जनरल कैटेगरी के ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो ईडब्ल्यूएस जो अभी मिला है ना, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, उन लोगों को भी कितना मिलना चाहिए, 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1992 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, 1992 में एक केस आता है इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो बैकवर्ड क्लास था इसको एकदम थरोली एग्जामिन किया गया। ठीक है, जो मंडल कमीशन ने बैकवर्ड क्लास का दिया था ना कि 52% जो बैकवर्ड क्लास है, उसको एकदम थरोली क्या किया गया, एग्जामिन किया गया कि ये इस बैकवर्ड क्लास में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें मानी। ठीक है, देखो इनका ना क्या क्या चीज़ रिजेक्ट होगा ये देखना। इन्होंने बोला कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है ना, 27% फॉर ओबीसी ये सही है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे जो है 50% वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है। सेकंड है जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, जो ओबीसी है उसमें जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको हम रिजर्वेशन देंगे, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन जो ये जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये फिर ब्रीच ऑफ दिस 50% रूल हो जाएगा, क्योंकि फिर रिजर्वेशन तो 60% हो जाएगा ना। देखो 49.5% अभी टोटल रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, और 10% देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 59.5% हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? नहीं, वो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, उतने लोग हैं, इस वजह से उनको इतना रिजर्वेशन मिला है ना। ठीक है, तो इनका क्या था बोलना कि रिजर्व जो कोटा है वो 50% से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तुम कितना भी रिजर्वेशन दो, किसी भी कैटेगरी में दो, लेकिन जो 50% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहीं से फिर क्या हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ना 27% में जो ओबीसी है, ठीक है, यहीं से फिर तुम्हारा क्या आया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में ये बोला गया कि ऐसे ओबीसीज जो मतलब जो अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, मतलब जिनके पास अब ठीक ठाक पैसे आ गए हैं, ठीक है, तो उनको अब रिजर्वेशन कैटेगरी से हटाना है। ठीक है, उनको अब रिजर्वेशन कैटेगरी से हटाना है। ठीक है, समझ में आया? द ओबीसीज अंडर द क्रीमी लेयर should not enjoy, the OBCs under the creamy layer should not enjoy the benefit of reservation. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपॉइंटमेंट किया था किसका, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड राम नंदन कमिटी, लिखो, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द राम नंदन कमिटी टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया फॉर क्रीमी लेयर इन ओबीसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो क्रीमी लेयर, तो देखो ये तो आ गया कि क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। ठीक है, लेकिन एक क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना कि कौन क्रीमी लेयर में आता है, कौन नहीं आता है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट किया रामनंदन कमेटी ने। ठीक है, रामनंदन कमेटी ने फाइंड आउट किया। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें आगे ये हुआ कि जो इसके बाद ना एक अमेंडमेंट हुआ 1995 में, 71st अमेंडमेंट एक्ट आया। इसको थोड़ा रब करता हूँ। ठीक है, 1995 में एक अमेंडमेंट आया, 71st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि आप रिजर्वेशन तो दे रहे हो, ठीक है, ओबीसी को, एससी को, एसटी को अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन दो, ठीक है, लेकिन प्रमोशन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, 1995 के 71st अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि रिजर्वेशन था किसमें, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट में, ठीक है, ना कि प्रमोशन में। ठीक है, अब उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 2000 में, 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि अपॉइंटमेंट में भी मिलेगा और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा।
ठीक है। और इसमें एक कैरी फॉरवर्ड रूल है। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है देख लो। जैसे मान लो ईयर 2000 में 80 सीट्स थी ST SC OBC की, ठीक है, और इस साल सिर्फ 40 सीट्स ही फिल हुई और 40 जो सीट्स है वो वैकेंट है, ठीक है। तो जब 2001 या फिर 2 में जब भी एग्ज़ाम्स होंगे तो ये जो सीट्स है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस ईयर पे, ठीक है। तो जब 71st कॉन्स्टिट्यूशन था, जब 70 अमेंडमेंट हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो उसमें बोला गया कि अगर ये कैरी फॉरवर्ड रूल भी अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे जो सीट्स पिछले साल वैकेंट रह गई, इस साल अगर उसको हम उस सीट्स में अगर एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं तो फिर भी क्या होना चाहिए कि 50% रूल का ब्रीच नहीं होना चाहिए, मतलब वो रूल रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब 81st अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो हम 50% वाला रूल है वो तो फॉलो करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को अलग से डील करेंगे। जो वैकेंट सीट अब बच रही है ना, उसको हम अलग से डील करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी 50% से ज़्यादा भी हो जाता है रिजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि उसको अलग से डील किया जाता है उस सीट्स को। वो तो प्रॉपरली उन्हीं लोगों के लिए है जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है।